जय हिंद। स्वागत है आपका। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के इस सीरीज में हम 1909 का भारत परिषद अधिनियम पढ़ेंगे। इससे पिछले की क्लास में हमने 1892 का भारत परिषद अधिनियम पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि कैसे प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, कैसे उनमें बजट पे बहस करने के लिए और क्वेश्चन करने के लिए अनुमति दी गई। आज के इस लेक्चर में हम 1909 का भारत परिषद अधिनियम पढ़ेंगे। ये 1909 का भारत परिषद अधिनियम आया क्यों, ये जानने के लिए इससे पहले हम थोड़ा पृष्ठभूमि जान लेते हैं। हम देखते हैं कि 1905 में बंगाल का विभाजन होता है। जब 1905 में बंगाल का विभाजन होता है, उस समय लॉर्ड कर्जन था। जब 1905 में बंगाल का विभाजन होता है तो उस समय वायसराय कर्जन था। और बंगाल का विभाजन के बाद 1906 में स्वदेशी आंदोलन चला। चारों तरफ विदेशी कपड़ों को जलाया गया, कॉलेजों को जलाया गया। फिर क्या हुआ, 1906 में ही 1906 में मुस्लिम लीग का आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग का गठन हुआ। फिर क्या हुआ, 1907 में कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया। एक ये भी रीजन हुआ। 1907 में आप जानते हैं कि सूरत में विभाजन हुआ था। कांग्रेस का गरम दल और नरम दल अलग अलग हो गए थे। और 1906 में एक और रीजन आया। देखते हैं कि वहां पे ब्रिटेन में 1906 में ब्रिटेन में सरकार बदल गई। पहले कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी, अब लिबरल पार्टी की सरकार आई और 1906 में। और तब उस समय भारत सचिव मार्ले था। भारत सचिव मार्ले था और वायसराय मिंटो बन गया। 1905 के बाद से वायसराय बना मिंटो। मार्ले मिंटो ने ही यह अधिनियम लाया था, जिसे 1909 का भारत शासन अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम या मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम बोलते हैं इसे। अब क्या हुआ कि यहाँ पे जनता में काफी आक्रोश था। तो जो सचिव मार्ले था, उसने सोचा कुछ उपाय करते हैं। तो उसने बोला कि हम भारत में प्रतिनिधि सरकार ला रहे हैं। क्या ला रहे हैं? प्रतिनिधि सरकार। इससे क्या हुआ कि नरम दल खुश हो गए। और साथ ही साथ उसने कहा कि हम मुस्लिम लीग को का अलग निर्वाचन का देते हैं। अलग निर्वाचन के लिए जो मुस्लिम लीग का मांग था, अलग निर्वाचन, उसके लिए को क्या मार्ले मान गया कि हम भारत में मुस्लिम लीग के लिए अलग निर्वाचन मंडल लाएंगे। तो इससे मुस्लिम लीग खुश हो गया। इस प्रकार ये 1909 का भारत परिषद अधिनियम का जो पृष्ठभूमि रहा, जो रीजन रहा, बंगाल का विभाजन, फिर 1906 में स्वदेशी आंदोलन हुआ, फिर 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ आगा खां के नेतृत्व में। 1907 में सूरत का विभाजन हो गया, सूरत में विभाजन हुआ कांग्रेस का गरम दल और नरम दल में। 1906 में ही ब्रिटेन में सरकार बदल गई, लिबरल पार्टी की सरकार आ गई। और वायसराय यहाँ मिंटो था, वहाँ भारत सचिव मार्ले था। तो भारत में ये मार्ले मिंटो मार्ले मिंटो अधिनियम आया। इस अधिनियम में हम देखते हैं इनका उद्देश्य 1892 का भारत परिषद अधिनियम में सुधार कर उदारवादियों को खुश करना था। ये अंग्रेज अब जान गए थे कि जब तक भारतीय खुश नहीं होंगे, हम यहाँ पे अच्छे से राज नहीं कर पाएंगे। वायसराय के केंद्रीय विधान परिषद पुनर्गठन हुआ। कुल 69 सदस्य बने। इसमें सरकारी सदस्य 37 और गैर सरकारी सदस्य 32। इसमें 4 वर्ग बना, एक पदेन सदस्य बना और 2 सरकारी अधिकारी बने, 3 गैर सरकारी अधिकारी बने और 4 चुने हुए सदस्य बने। बहुमत सरकारी सदस्यों का 37 है, जिसमें 37 में से 28 हुआ। और वायसराय द्वारा मनोनीत 9 पदेन हुए, जिनमें एक वायसराय, 6 वायसराय के कार्यकारी सदस्य थे और 2 अन्य। और साधारण सदस्य एक प्रधान सेनाध्यक्ष या उस प्रांत का गवर्नर जहाँ अधिवेशन हो। 32 गैर सरकारी सदस्य। और प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों की संख्या वृद्धि की गई।
20 से बढ़ाकर 50 की गई। यूपी से 15 से बढ़ाकर 50 की गई। पंजाब में 30, बर्मा में 30, असम में 30। 1912 में बंगाल में 52, यूपी में 47, मद्रास में 47, पंजाब में 25, बिहार में 44, बर्मा में 16। ये सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत हुआ। अंतिम अधिकार वायसराय के हाथों में हुआ। देखिए, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम हुआ वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीय का प्रवेश। पहली बार आज तक जो वायसराय के वायसराय कार्यकारी परिषद में 4 मेंबर थे। पहली बार सारे ब्रिटिश थे। अब पहली बार इसमें एक भारतीय को जोड़ा गया। वो कौन भारतीय थे? लॉर्ड कौन थे? ये लॉर्ड नहीं रहेगा, सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे। वायसराय क्वेश्चन आता है कि वायसराय के कार्यपालिका परिषद में पहला भारतीय को किसको जोड़ा गया था? तो किसको जोड़ा गया था? सत्येंद्र सिन्हा का पहली बार प्रवेश हुआ। पहला एकमात्र भारतीय बने सत्येंद्र सिन्हा जी। सदस्यों के अधिकारों में वृद्धि हुई। बजट पे बहस, प्रस्ताव पेश करना, लोक महत्व के विषयों पर प्रस्ताव पास करना, बहस और मतदान करना। बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर की कार्यकारिणी में परिषदों में सदस्य संख्या अब 2 से 4 कर दी गई। जो अन्य प्रेसिडेंसी थी बॉम्बे और मद्रास, वहां के गवर्नर के कार्यकारिणी में परिषदों की संख्या को बढ़ाई गई। सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई यहीं से। अब 1947 में आप देखते हैं पाकिस्तान अलग हुआ ना, उसका न्यू इसी के द्वारा रख दिया गया था। यहीं से सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली शुरू हुई। यही कारण बना भारत से अलग पाकिस्तान बना। प्रांत एवं केंद्र में मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व प्रारंभ हुआ। इसी परिषद अधिनियम के द्वारा ही पृथक निर्वाचन के आधार पर मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया और इसी के अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव कौन कर सकता था? सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। मुस्लिम सदस्य को मुस्लिम मतदाता सदस्य ही चुन सकते थे। ऐसा प्रावधान मुस्लिम लीग ने की मांगा था और ये 1909 के भारत परिषद अधिनियम में इसको मान लिया गया। इसी अधिनियम को सांप्रदायिकता को वैधानिक प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसको कहा जाता है? तो लॉर्ड मिंटो को। और इसी अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों की आकार में काफी वृद्धि की गई। केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या 16 से 60 कर दी गई केंद्रीय परिषद में। और प्रांतीय विधान परिषदों में भी इनकी संख्या बढ़ाई गई, एक समान नहीं रही। और इसे केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा। यहीं से अब देखते हैं कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, फूट डालो नीति अपनाई गई इसी अधिनियम के द्वारा। देखिए, उत्तरदायी शासन की स्थापना यहाँ पे नहीं की गई। ये मार्ले का कथन है, जो हाउस ऑफ लॉर्ड वहाँ उत्तरदायी था। इसका कथन है, मेरा कोई संबंध भारत में संसदीय सरकार की स्थापना करने से नहीं था। इसका खुद का कथन है कि ये कह रहा है कि मेरा ऐसा कोई संबंध नहीं है कि हम भारत में संसदीय सरकार की स्थापना करें। गोखले जी का कथन है, गोखले जी कहते हैं, इस अधिनियम में जो कुछ भी बातें थी वे अनेक सरकारी नियमों उपनियमों द्वारा नष्ट कर दी गई। ये गोखले जी की कथन है। कुपलैंड बोल रहा है, ये विधान परिषदें संसद न होकर केवल दरबार थी। देखिए, ये कथन पूछता है, भारतीय का शासन में प्रवेश शुरू हुआ चुनाव प्रणाली की नींव की पत्थर रखा गया। 1917 में ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार किया कि हमारा उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन स्थापित करना था। इस प्रकार 1909 का भारत परिषद अधिनियम में हम 2-3 मुख्य बातें देखेंगे, जिसमें पहला था इसी अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन को मांग दे दी गई। पहला है मुसलमानों का पृथक निर्वाचन की मांग को मान लिया गया 1909 का भारत परिषद अधिनियम। और इसी अधिनियम में पहली बार भारतीयों को वायसराय के कार्य परिषद में इंडियन को रखा गया। कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य थे और कौन थे? सत्येंद्र सिन्हा जी थे। पहली बार सत्येंद्र सिन्हा जी को वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रवेश मिला। अब हम
1919 का भारत परिषद अधिनियम को पढ़ेंगे कि 1919 का भारत परिषद अधिनियम क्या था। 1919 का भारत परिषद अधिनियम जानने से पहले हम इसको भारत शासन अधिनियम बोलेंगे। यहाँ पे हम इसको शासन, अभी जानेंगे कि हम भारत शासन अधिनियम क्यों बोलेंगे। इससे पहले हम कुछ पृष्ठभूमि जान लेते हैं कि ये 1919 का भारत शासन अधिनियम क्यों आया। देखिए क्या हुआ कि 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया। जो 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था, 1911 में उसे रद्द कर दिया गया। इससे मुसलमान बहुत आहत हुए। इनको लग गया कि ये ब्रिटिश हमारे नहीं, अपने नहीं है, ये हमारा फायदा उठा रहे हैं। इससे मुसलमान बहुत ब्रिटिशों से खिन्न हुए। और साथ ही एक और घटना हुई 1911-12 में इटली और तुर्की के बीच में छिड़ गया। जब युद्ध इटली और तुर्की के बीच में छिड़ा तो ये ब्रिटिश इटली के साथ दे रहे थे, इटली के संग लड़ाई लड़ रहे थे तुर्की के विरुद्ध। इससे मुसलमानों को लगा कि ये हमारे अपने नहीं है, क्योंकि ये तुर्की के विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं, इटली का साथ दे रहे हैं। इससे मुसलमानों में अविश्वास पैदा हुआ ब्रिटिशों को लेकर। मुसलमानों का मुंह भंग हो गया। और एक और घटना 1913 में जिन्ना उस समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दोनों के अध्यक्ष थे। और जिन्ना को ऐसा कहा जाता है कि जिन्ना मुस्लिम और हिंदू की एकता के बारे में सोचते थे। तो जिन्ना ये चाहते थे कि जो मुस्लिम लीग अलग हुई है और हिंदू में जो खटास आया, ये क्या हो, मित्रता में हो, ये दूर हो। इसलिए उनके प्रयास सफल हुए और 1916 में आते आते लखनऊ पैक्ट हुआ। आप जानते हैं कि लखनऊ पैक्ट में जो मुस्लिम लीग अलग हुई थी वो खत्म हुआ, मनमुटाव खत्म हुआ। और लखनऊ पैक्ट में भी नरम दल और गरम दल भी एक हो गए। ये सारी परिस्थितियां बन रही हैं 1919 का भारत शासन अधिनियम आने के लिए। ये सारी परिस्थितियां है जो 1919 का जो 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ, उसमें क्या किया गया। इस पैक्ट में डिमांड की गई कि अल्पसंख्यकों को अलग निर्वाचन मंडल हुए। इससे कांग्रेस राजी हो गई। मुस्लिम लीग ने मान लिया कि ठीक है, अल्पसंख्यकों को भी अलग निर्वाचन मंडल होने चाहिए, तो कांग्रेस राजी हो गई। और मुस्लिम लीग की मांग थी कि हमें स्वशासन चाहिए, तो इससे मुस्लिम लीग राजी हो गई। और इधर नरम दल और गरम दल भी एक हो गए थे 1915 में। 1914 और 18 के बीच युद्ध भी, विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया। आप जानते हैं कि 1914 में शुरू हुआ। और जब गृह युद्ध छिड़ा तो इसमें ब्रिटिशों को भारतीयों की मदद चाहिए थी। बिना मदद से तो ये अलग अलग उपनिवेशों का इनको मदद चाहिए, जिसमें भारतीय भी थे, तो भारत को भी मदद चाहिए। तो मदद पाने के लिए ब्रिटिश कुछ चोचले देखे कि कैसे भारतीयों का मदद मिलेगा। बिना भारतीयों के कुछ की मदद तो मिलेगा नहीं। तो उस समय मांटेग्यू भारत सचिव था और वायसराय चेम्सफोर्ड था। मांटेग्यू ही ब्रिटिश संसद में 20 अगस्त 1917 में इसने एक घोषणा की और कहा कि हम भारत में उत्तरदायी सरकार की घोषणा करते हैं। और किस कैसे करेंगे, क्रमिक ढंग से करेंगे। ये इसी को अगस्त घोषणा भी कहते हैं, जो मार्टिन्यू 20 अगस्त 1917 को करता है। क्या कहता है, उत्तरदायी सरकार की घोषणा करते हो, क्रमिक ढंग से करेंगे। यही क्रमिक रूप से 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया ब्रिटेन में। और 1921 में 1921 में इसको लागू किया गया। इसी कानून को मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। क्वेश्चन आता भी है, मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किसे कहते हैं, तो भारत शासन अधिनियम 1919 को। 1919 का भारत परिषद अधिनियम, इसकी पृष्ठभूमि हमने देखा कैसे 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। भारतीय प्रेस एक्ट 1912 का, राजद्रोह सभा एक्ट 1913 का, आपराधिक कानून 1918 का, रॉलेट एक्ट और होम रूल आंदोलन, प्रथम युद्ध का प्रभाव और लॉर्ड मांटेग्यू की घोषणा 20 अगस्त 1917 का। क्या घोषणा करता है कि भविष्य में भारतीयों को शासन के प्रत्येक विभाग में शामिल किया जाएगा। मैंने बोला है कि मतलब कि इसका कहना है कि हर विभाग में भारतीयों को शामिल किया जाएगा ताकि उत्तरदायी शासन की नींव रखी जा सके। भारत सचिव वेतन इंग्लैंड के कोष से ही जाने लगा। भारत सचिव का पहले क्या था,
कि भारतीय फंड से जाता था। भारतीय शासन का सर्वोच्च अधिकारी था भारत सचिव। भारतीय राजस्व पर पूरे नियंत्रण उम, किसका था? भारत सचिव का। सभी नियुक्तियां इसके निर्देशन में ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया करता था। जो भी नियुक्ति करता था, इसी के निर्देश से करता था गवर्नर जनरल इंडिया का। किसी भी अधिकारी को पदच्युत कर सकता था। इंडिया काउंसिल में परिवर्तन की गई। उच्चायुक्त पद का सृजन हुआ। ये इंपॉर्टेंट है। उच्चायुक्त पद का सृजन हुआ। फिर कार्य था भारत के लिए सभी आवश्यक वस्तुएं खरीदना व इंग्लैंड रह रहे भारतीय विद्यार्थियों व शिक्षार्थियों के लिए सुविधा प्रदान करना। उच्चायुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष हो गया और भारतीय कोष से इसका वेतन जाता था। वायसराय नियुक्त भारत सचिव की सिफारिश पर सम्राट द्वारा वायसराय की नियुक्ति होती थी। भारत सचिव करता था वायसराय की नियुक्ति, लेकिन वहाँ ब्रिटेन की सम्राट की सिफारिश पर। उसका कार्यकाल 5 वर्ष किया गया। कार्यकारी परिषद की सलाह को ठुकरा सकता था। कौन ठुकरा सकता था? सचिव। विदेश विकास पर पूर्ण नियंत्रण। देशी रियासतों के साथ संबंध में इसे वायसराय कहा जाना। प्रत्येक रियासत में वायसराय का एक रेजिडेंट रखा जाता था। वायसराय और इसकी कार्यकारी परिषद केंद्रीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। कार्यकारी परिषद के 3 सदस्य ऐसे जिन्होंने ताज के अधीन 10 वर्ष तक सेवारत रहे हों। इस आधार पर 3/6 भारतीय नियुक्त किए गए। 6 में से 3 भारतीयों को नियुक्त किया गया। कार्यकारी वायसराय के प्रति उत्तरदायी थे। वायसराय कार्यकारिणी की आत्मा थी। वह वायसराय किसी भी प्रश्न का उत्तर देने हेतु बाध्य नहीं था। मतलब वायसराय जरूरी नहीं है कि हम उसका उत्तर दें। सम्राट हेतु आरक्षित कर सकता था। जो भी किसी भी विधेयक को वह सम्राट के लिए आरक्षित कर सकता था। अस्वीकृत विधेयक जो कानून बना सकता था। बजट पर पूर्व अनुमति जरूरी थी। 2 सदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई। 2 सदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई। एक केंद्रीय विधानसभा जिसमें कार्यकाल 3 वर्षीय सदस्य 145 मेंबर, जिसमें 41 नामजद, जिसमें 26 सरकारी तथा 15 गैर सरकारी। चुने हुए 104 थे। 52 सामान्य से, 30 मुसलमान, 2 सिख सदस्य, 9 यूरोपीय, 7 जमींदार, 4 भारतीय वाणिज्य संघ से। ये सारे सदस्य चुने गए। प्रथम अध्यक्ष वायसराय द्वारा चुना गया। बाद में सभी सदन द्वारा। मतदाता उन्हीं को जो सरकार को आयकर, भूमि का अन्य कर देते थे। मतलब चुनाव देने के लिए उन्हीं को अधिकार था जो सरकार को आय देते थे और भूमि जिनके पास संपत्ति अधिक थी। मतदाताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रांत में अलग अलग निर्धारित की गई योग्यता, इनकी अलग अलग योग्यताएं निर्धारित की गई। केंद्रीय सूची संबंधी विषय पर कानून बना सकती थी जो सभी प्रांतों में लागू हो, परंतु ब्रिटिश संसदीय कानून के विरुद्ध नहीं बना सकती थी। कोई कानून के विरुद्ध नहीं बना सकती। कोई कानून न ही 1919 के अधिनियम में परिवर्तन कर सकती थी। इस सदन का वायसराय की कार्यकारी परिषद पर नियंत्रण था। प्रश्न व पूरक प्रश्न पूछकर लोकहित का सुझाव भेज सकते थे। निंदा व काम रोको प्रस्ताव पारित कर सकते थे, परंतु कार्यकारिणी को किसी प्रस्ताव हेतु बाध्य नहीं कर सकते थे। सलाह मानने हेतु भी अबाध्य थे। केंद्रीय राज्यसभा ऊपरी सदन का कुल 60 सदस्य था, जिसमें 33 सदस्य चुनाव से, 27 सदस्य में से 17 सरकारी और 10 गैर सरकारी सदस्य थे। यह ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के आधार पर एक थोपा गया सदन था। इसमें धनी वर्ग, जमींदार व उद्योगपतियों के प्रतिनिधि ही बैठते थे। अध्यक्ष वायसराय खुद तय करता था। सदस्यों हेतु कुल मतदाता 17,000 थी। सलाहकारी विधेयक पारित करना था। इनका कार्य क्या था? सलाहकारी विधेयक पारित करना। बजट भी उसी दिन रखा जाता था। निंदा व काम रोको प्रस्ताव को पारित करना व प्रश्न व पूरक प्रश्न कार्यकारिणी से पूछ सकता था। यानी कि इसका मतलब उत्तरदायी शासन की शुरुआत थी। प्रांतों में दोहरी शासन की व्यवस्था शुरू की गई। प्रांतों में क्या हुआ? दोहरी शासन की शुरुआत हुई कि एक वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी
और एक मंत्री परिषद। कुछ विषय कार्यकारिणी परिषद ही निर्णय लेगी कुछ विषयों में, और कुछ विषयों में कार्यकारिणी परिषद प्लस मंत्री परिषद मिलकर निर्णय लेगी। तो एक क्या हुआ कि कुछ विषय आरक्षित कर दिए गए और कुछ विषय को हस्तांतरित कर दिए गए। अब कितने विषय आरक्षित किए गए? 28 विषय को आरक्षित कर दिए गए, जैसे कि भूमि कर, अकाल सहायता, पुलिस, न्याय, प्रेस, खनिज उत्पादन और प्रांतीय सरकार के नाम पर लिए जाने के लिए ऋण, ये सारे विषय आरक्षित कर दिए गए। बाकी 22 विषय को हस्तांतरित किए गए। इसमें इसमें भारतीय मंत्रियों को सौंपा गया, जिसमें स्थानीय स्वशासन, चिकित्सा शासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य व सफाई, ब्रिटिश भारत में यात्रा, तूल एवं माप, उद्योग धंधे व सहकारी समितियां, इस प्रकार ये सारे विषय हस्तांतरित किए गए। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली बार द्वैध शासन प्रांतों में किस अधिनियम के द्वारा आया? तो किस अधिनियम के द्वारा आया? भारत शासन अधिनियम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है। केंद्र और प्रांतों के विषयों का विभाजन कर दिया गया। केंद्र और प्रांतों के विषयों को भी विभाजन किया गया। 47 विषयों में केंद्रीय सूची में मुद्रा, रक्षा, विदेश नीति, देशी रियासतों से संबंध, यातायात के साधन, सीमा शुल्क, आयकर, डाक, सार्वजनिक ऋण, उत्पादन कर, ऐसे 27 विषय कर दिए गए। 50 विषय में प्रांतीय सूची में किए गए, जैसे स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, पुलिस, जेल, सिंचाई, अकाल सहायता, कृषि करके ऐसे 50 विषय क्या किए गए? प्रांतीय सूची में डाले गए, और 47 विषय क्या किए गए? केंद्रीय सूची में डाले गए। और एक अवशिष्ट शक्तियां बनाई गई को केंद्र को एवं कोई समर्थित सूची नहीं थी। भारतीय मंत्री की नियुक्ति। अब भारतीय मंत्री की नियुक्ति कैसे हुई? गवर्नर द्वारा योग्यता जो विधान परिषद का सदस्य होता है उसका बहुमत से प्राप्त होता है। गैर सदस्य यदि बनाया जाए तो 6 महिलाएं। सरकारी अधिकारी मंत्री नियुक्त एवं अन्य प्रांतों में 2-2। वेतन गवर्नर के कार्यकारी सदस्यों के बराबर कर दिए गए। विधानसभा वेतन में कटौती कर सकती थी। मंत्री एक तरफ गवर्नर को, दूसरी तरफ विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। सदन सदन अगर अविश्वास प्रस्ताव किसी मंत्री के खिलाफ पारित करे तो पद छोड़कर जाना पड़ता था उस मंत्री को। मंत्री को एक ही समय में अपने 2 कार्यकारिणी परिषद के सदस्य की नियुक्ति भारत सचिव के सिफारिश पर सम्राट द्वारा की जाने लगी 5 वर्ष के लिए। गवर्नर से सलाह लेकर वायसराय इसे भेज सकता था। ये सभी विधान परिषद के प्रतिनिधि सदस्य होते थे। प्रांतीय विधान परिषद मुंबई में 114, ये सारे जितने सदस्य हैं वो थे। अब मतदान कौन दे सकता था, उसकी योग्यता क्या थी, तो ये बताया गया है। गांव में 10 रुपया वार्षिक भूमि कर जो देते हो, नगर में 36 रुपया वार्षिक मकान किराया देते हो या लेते हो, 2000 आदमी पर आयकर का नगर पालिका को 3 रुपये वार्षिक कर देते हो। इस प्रकार ये योग्यता बनाई गई मतदान के लिए। विधान परिषद का अस्तित्व गवर्नर की इच्छा पर था कि वो जो भी जब चाहे वो भंग कर सकता था। ये गवर्नर जनरल बताया गया है। इस प्रकार हम 1919 का भारत शासन अधिनियम पढ़े। अगले इलेक्शन में हम 1935 का भारत शासन अधिनियम पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।